बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने जो है वो चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है, दैट इज़ अबाउट द फ्लूइड डायनामिक्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो बेसिक्स और टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। लॉन्ग क्वेश्चन था, बड़ा अहम, पेपर में पूछा जाता होता है पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग। अगर ये जो स्कीम आएगी सिलेक्ट होता है और होता रहा है काफ़ी साल प्रीवियस, तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता रहा है, तो वो एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन था टर्मिनल वेलोसिटी। आज हम दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन एक मसावात जो किसी चीज़ का बैलेंस जो होना शो करेगा, और कंटिन्यूटी से क्या मुराद है, तो हम इस चीज़ की डेफिनेशन वंस अगेन, जैसे आपको पता है हमारा सीक्वेंस होता है, हम डेफिनेशन पहले नहीं करेंगे, हम पहला जो स्टेप है हमारा एक्सप्लेनेशन का वो करेंगे, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन के अंदर ही जब हम प्रूव कर लेंगे डेफिनेशन, फिर हम डेफिनेशन लिख देंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। तो एक्सप्लेनेशन हमने स्टार्ट करनी है एक डायग्राम से, जिसमें हम कह रहे हैं कि कंसीडर अ पाइप विच हैव द नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक पाइप है बेटे जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, और आपको नॉन यूनिफॉर्मिटी जो है वो नज़र आ रही होगी कि पाइप का एरिया यहाँ से कम है और आगे जाके क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया। तो हमने जो है वो डिस्कशन की, आगाज़ किया नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, और हमारी कोशिश ये है कि जो हम फ्लूइड यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो आइडियल फ्लूइड हो, और आइडियल फ्लूइड जो होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इसी के अंदर कवर हो जाएगा कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। आइडियल फ्लूइड के जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, जिसे आप दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, या सिंपल आप कह सकते हैं कि जिसकी डेंसिटी जो है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है, चेंज नहीं हो सकती, किसी भी पॉइंट पे सेम होगी। और दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है वो होती है नॉन विस्कस, के विस्कोसिटी ना होने के बराबर है और बड़ा स्मूथ फ्लो करता है ये हमारे पास आइडियल फ्लूइड। तो ये इसी के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो गया कि हमारे पास सबसे पहले हमने एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप लिया है, और दूसरा हमने क्या किया है कि एक इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड हम यूज़ कर रहे हैं। तो पाइप का ये लोअर पोर्शन है, लोअर पोर्शन में एरिया A1 है पाइप का, फ्लूइड जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड V1 है, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डेल्टा x1 है, और जो टाइम ले रहा है वो डेल्टा t है, और जो डेंसिटी है यहाँ पे वो ρ1 है। यहाँ पे जो है एरिया अपर पोर्शन में A2 है, फ्लूइड की स्पीड V2 है, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डेल्टा x2 है, और हमारे पास डेंसिटी जो है वो क्या है, ρ2 है। अब हमने करना क्या है, हमने एक्चुअली लगाना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, कि जितना मैस इस लोअर पोर्शन में है उतना ही मैस कहाँ पे है, अपर पोर्शन पे। ठीक है, तो हम पहले लोअर पोर्शन का मैस निकालेंगे, फिर अपर पोर्शन का मैस निकालेंगे, दोनों मैसेस को इक्वेट करेंगे, और इक्वेट करके हम एक रिलेशन निकालेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे विच इज नाउन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसे हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मैस ऑफ द फ्लूइड फॉर द लोअर पोर्शन ऑफ पाइप। ठीक है, ये हम जो है वो बेटे क्या करने लगे हैं, मैस निकालने लगे फ्लूइड का लोअर पोर्शन के लिए। और ये जो सारी चीजें हमने बोली है कि एरिया एट द लोअर पोर्शन A1, स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट द लोअर पोर्शन V1, और द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड एट द लोअर पोर्शन x डेल्टा x1, ये सारी चीजें आप क्या करें, इससे पहले लिख लें जो हमने भी बोली हैं। अच्छा, इसके बाद आपने निकालना मैस, तो हम जो डेफिनेशन यूज करेंगे वो करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी होता है रो इज इक्वल्स टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। हमें तो चीज निकालना है मैस, ये देखें हेडिंग में हमने लिखा है। तो मैस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैस निकालने के लिए हम लिखेंगे रो इनटू वॉल्यूम। और चूंकि हम अब लोअर पोर्शन के लिए बात कर रहे हैं, तो लोअर पोर्शन के लिए हम कह रहे हैं कि जो मैस की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो डेल्टा M1 है, और ये हमारे पास रो नीचे वाले पोर्शन में ρ1 है, जैसा कि हमने डिफाइन किया, और जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या होगा, फ्लूइड का V1 नीचे वाले पोर्शन के लिए। ठीक है मेरा बेटा, अब आप क्या करें, इस वॉल्यूम को ऐसे पैरामीटर्स में कन्वर्ट करें जो हमारे पास नाउन है। और वॉल्यूम जो है वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन सिंपली डिफाइन वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ, क्योंकि एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, और वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो ये लेंथ इनटू विड्थ क्या है, एक्चुअली एरिया, और हाइट क्या है, हाइट भी कोई लेंथ ही है, तो एरिया इनटू x। अब ये वॉल्यूम कौन सी वाला, लोअर पोर्शन के लिए क्या हो जाएगा, V1
एरिया लोड पोर्शन के लिए हमने डिसाइड किया हुआ है A1, और जो हमारे पास ये लेंथ या डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना है, डेल्टा x1। तो ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी सर, इक्वेशन 1 बन जाएगी, इक्वेशन 1 विल बिकम्स सर डेट 1 विल बी डेल्टा m1 इज इक्वल टू ρ1, और v1 की जगह क्या लिख देंगे हम, A1 इंटू डेल्टा x1। ठीक है मेरा बेटा। अब ये जो डेल्टा x1 है डिस्टेंस कवर्ड, इसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे नाउन जो फैक्टर्स हैं उनमें। फिर से हम डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल्स टू vt। हमारे पास लोअर पोर्शन में जो s है डिस्टेंस है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे डेल्टा x1 से। किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा x1 से। तो हम s की जगह क्या लिख रहे हैं, डेल्टा x1। स्पीड फ्लूइड के लोअर पोर्शन में v1 है और टाइम डेल्टा t है। तो हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं क्या, आपके पास ये इक्वेशन 2 हो गई और ये इक्वेशन 3 हो गई। इसके पुट करेंगे जब यहाँ पे, तो आप कहेंगे नाउ इक्वेशन 2 विल बिकम्स, तो इक्वेशन 2 क्या आई है आपके पास सर, इक्वेशन 2 हमारे पास अब आएगी डेल्टा m1 इज इक्वल टू ρ1 A1, और डेल्टा x1 की जगह हम क्या पुट करने जा रहे हैं, डेल्टा x1 की जगह हम पुट करने जा रहे हैं v1 डेल्टा t। क्या पुट करने जा रहे हैं, v1 डेल्टा t। तो इस तरह से ये हमने फ्लूइड का मास निकाल लिया, किस पोर्शन के लिए, फॉर द लोअर पोर्शन ऑफ द पाइप। ठीक है, हमने मास निकाल लिया कौन से के लिए, फॉर द लोअर पोर्शन ऑफ द पाइप। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने मास निकालना है फॉर द अपर पोर्शन ऑफ द पाइप। तो सर अपर पोर्शन ऑफ द पाइप के लिए जो मास निकालना है हम वो कैसे निकालेंगे, अब हमें ये सारा काम उसी तरह से दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब हम सिमिलरली यहाँ पे एक हेडिंग तो वैसे ही बना देंगे, मास ऑफ द फ्लूइड, मास ऑफ द फ्लूइड फॉर द अपर पोर्शन ऑफ दी पाइप। हेडिंग बन गया मेरा बेटा। अब दोबारा से मेरा बेटा ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये जो पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं मेरा बच्चा, ये वैसे ही जैसे मैंने बताया ऊपर लिख लेंगे, लिखते हुए कि उसका जो एरिया है अपर पोर्शन का वो A2 है, स्पीड V2 है, और डिस्टेंस डेल्टा x2 है, डेंसिटी ρ1 है, वॉल्यूम V1 है। ये सारे लिखने के बाद अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सिमिलरली टू इक्वेशन 4 the mass of the fluid for the, अब कौन सा पोर्शन है मेरा बच्चा, अपर पोर्शन ऑफ द पाइप विल बी। लो मेरा बेटा, आपको अब काम करने की जरूरत नहीं है, सारा आपने कहा सिमिलरली, उधर डेल्टा m1 था मेरा बेटा, आप इधर लिख देंगे डेल्टा m2 क्योंकि ये अपर पोर्शन है। उधर ρ1 था, इधर ρ2, उधर A1 था, इधर A2, उधर V1 था, V2, टाइम तो हमने सेम रखा हुआ है। तो बस अब दोबारा से वो सारी खपत या काम करने की ज़रूरत नहीं है, और आपने डेल्टा m2 अपर पोर्शन के लिए मास भी निकाल लिया। तो मैंने जैसे स्टार्ट में बताया था कि ये मैसेज लोअर और अपर पोर्शन के लिए हमने क्यों निकालना है, क्योंकि हमने क्या यूज़ करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass. So according to law of conservation of mass, delta m1 is equals to delta m2। जितना mass नीचे वाले पोर्शन में उतना ही ऊपर वाले पोर्शन में। तो डेल्टा m1 हमने निकाल लिया हुआ है। अब ρ1 A1 V1 डेल्टा t, और डेल्टा m2 भी निकाल लिया, ρ2 A2 V2 डेल्टा t। तो बेटे डेल्टा t और डेल्टा t आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और हमारे पास आएगा ρ1 A1 V1 ρ2 A2 V2। अब जरा स्टार्ट में आइएगा। स्टार्ट में हमने ये लेट किया हुआ है, कंसीडर किया हुआ है कि जो आपका फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, मतलब डेंसिटी सेम होगी किसी भी पॉइंट पे, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो हम उसी बात को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, एज वी नो ρ1 ρ2 एंड ρ दैट आर इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, ρ1 को ρ लिखेंगे, A1 V1, ρ2 को भी ρ लिखेंगे, A2 V2, ρ क्या हो जाएंगे बेटे, कैंसिल। और फाइनली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का शेप
एक्सप्रेशन आ जाएगा A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये क्या है? ये एरिया और ये क्या है? स्पीड। तो कहता है कि जो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन एरिया और स्पीड का लोअर पोर्शन के लिए है, वही प्रोडक्ट किसके लिए है? अपर पोर्शन के लिए। वही प्रोडक्ट किसके लिए है? अपर पोर्शन के लिए। तो हम कह रहे हैं कि जब ये दोनों बराबर हैं तो आप 1 1 2 2 क्यों लिख रहे हैं? आप सिंपल लिख लें AV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। आप सिंपल क्या लिख लें? AV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के प्रोडक्ट ऑफ एरिया of cross section of the pipe and speed of fluid at any point during its flow, will remain, क्या रहेगा मेरा बेटा? will remain constant। जैसे आप देखें कि डेफिनेशन भी हो गई और समझ में आ गया, प्रूव कर लिया कि एरिया और स्पीड का हासिल ज़रा प्रोडक्ट किसी भी पॉइंट पे क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब ये निकल रहा है कि एरिया और स्पीड क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जहाँ पे एरिया कम वहाँ पे स्पीड ज़्यादा, जहाँ पे एरिया ज़्यादा वहाँ पे स्पीड कम। डायग्राम पे आए तो डायग्राम पे ये जो लोअर पोर्शन है इसका एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी। अपर पोर्शन का एरिया आपने डायग्राम के अकॉर्डिंग ज्यादा बनाया है तो स्पीड क्या होगी? कम। तो आप जब प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट का जवाब क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। इसे हम क्या नाम देते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया हुआ है, पूछा जा सकता है, और ये इस चैप्टर का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन खत्म। ठीक है मेरा बेटा। अब जो है आपके पास तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन हम इस चैप्टर का शुरू करने जा रहे हैं, और वो जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे बेटे उसका नाम है बर्नौलीज इक्वेशन। क्या नाम है? बर्नौलीज इक्वेशन। तो आप देख रहे हैं कि नहीं, हर आर्टिकल में हम फ्लूइड की क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं कि जब वो फ्लो कर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे हैं, क्यों है, और वो सारी डिस्कशन चल रही है। तो अब बर्नौली इक्वेशन भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें करना क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें डेफिनेशन करनी चाहिए, लेकिन वंस अगेन यू नो वेरी वेल हम डेफिनेशन नहीं करेंगे। हम जो है वो क्या करेंगे? हमारा दूसरा हेडिंग बनाएंगे, और वो दूसरा हेडिंग कौन से वाला है? एक्सप्लेनेशन वाला। कौन से वाला है जी? एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में आपने क्या करना है? एक्सप्लेनेशन के अंदर फिर से वही बात जैसे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कर चुके हैं। एक पाइप लेंगे जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, और वही सारा के वो आइडियल, नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल है। यहाँ पे जो डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो कौन से वाली है? वो कुछ इस तरह से है। नॉन यूनिफॉर्मिटी हम पाइप की आपको अभी दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आप कि उसका एरिया ऊपर वाले पोर्शन में क्या था? ज़्यादा, और नीचे वाले पोर्शन में क्या हो गया है? कम। इससे हम कह रहे हैं कि वो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म ऑफ द पाइप। ठीक है जी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पे एक ग्राउंड है, एक रेफरेंस लाइन है जिससे आपने इसकी हाइट डिफाइन करनी है कि इसकी हाइट इस वाले पोर्शन की h1 है और इस वाले पोर्शन की h2 है। सिमिलरली आपके पास ये अपर पोर्शन का आप एरिया डिफाइन करें, इसकी स्पीड डिफाइन करें, इसका डेल्टा x डिफाइन करें, और जैसे हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में किया हुआ वैसी बात कर रहे हैं। लोड का आप डिफाइन करें, एरिया, स्पीड, इसका डिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ जो ऐड हो रही है, जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एक तो ऐड हो गई हाइट प्रीवियस से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। दूसरी जो चीज़ यहाँ पे ऐड हो रही है वो कौन से वाली हो रही है कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये लग रहा है P1 अंदर की तरफ, और जो फोर्स है मतलब कि वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिफाइन हो रही है इनसाइड, और फ्लूइड अंदर की तरफ मूव कर रहा है। और लोअर पोर्शन में फ्लूइड जो है वो ऐसे बाहर की तरफ फ्लो करना चाहेगा, लेकिन उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किस तरफ है? वो इनसाइड है, और वो नीचे वाले हिस्से के लिए P2 और ये हमारे पास F2। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने यूज किया था, जो एमसीक्यूज भी आता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
और मेरा बेटा जो ये बर्नौलीज इक्वेशन है, दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, सेम। इसका मतलब है कि पहले जो है वो हम एनर्जी ऊपर वाले हिस्से की डिफाइन करेंगे, फिर एनर्जी क्या करेंगे, नीचे वाले हिस्से की हम डिफाइन करेंगे। ठीक है मेरा बेटा, तो हम क्या करेंगे, जो एनर्जी है वो निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी, एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। इसका मतलब हमें वर्क डन निकालना है फॉर द अपर पोर्शन एंड फॉर द लोअर पोर्शन। तो हम वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन कैसे निकलेगा, that work done will be equals to, तो हम हेडिंग बनाएंगे work done for the upper portion of pipe, work done for the upper portion of pipe। अपर पोर्शन की हम बात कर रहे हैं पहले। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले सिंपल, W इज इक्वल्स टू FD। मानते हैं ना इस बात को? जी सर बिल्कुल मानते हैं। अब लेकिन हम जो कि अपर पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो W हम अपर पोर्शन के लिए कहेंगे W1, फोर्स को कहेंगे F1, और अपर पोर्शन के लिए जो D है वो है डेल्टा X1। अच्छा एक और बात पता नहीं भूल गया है कि नहीं, याद है कि नहीं, सोचा कि नहीं ये मेरे लिखते हुए, कि वर्क डन का फॉर्मूला FD और साथ में एक और चीज भी होता है, एंड दैट थिंग इज, शाबाश सोच लिया आपने, गुड, दैट इज द कोज ऑफ थीटा। वो क्या चीज है, वो कोज ऑफ थीटा। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा अब ये थीटा अपर पोर्शन के लिए क्या है, इधर देखिएगा, थीटा किसके दरमियान है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। इधर आए डायग्राम के ऊपर, तो आप देख रहे हैं कि फोर्स जो है अपर पोर्शन में इनसाइड लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो व्हाट विल बी द एंगल, सर एंगल विल बी 0 डिग्री। तो जब एंगल 0 डिग्री है तो हमारे पास कोस का आंसर क्या हो जाएगा, जब थीटा 0 डिग्री है, सर थीटा तो 0 है, तो कोस 0 सर क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये कोस को हमने खत्म कर दिया और सिंपल लिख दिया F1 और डेल्टा X1। अब F1 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, बिकॉज ये अपर पोर्शन के लिए तो P1 F1 A1, तो यहां से F1 किसके बराबर आएगा, सर F1 विल बी एरिया उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो P1 A1, तो F1 तो निकल आया। अब डेल्टा X1 की बारी है, ये हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी बनाया था, S इज इक्वल्स टू VT। अब अपर पोर्शन के लिए S क्या है, डेल्टा X1, V क्या है V1, और T क्या है डेल्टा T, तो ये भी बन गया। अब इन दोनों को पकड़ के आपने इसमें पुट कर देना है। तो वर्क डन क्या निकलेगा अपर पोर्शन के लिए, W1 इज इक्वल्स टू, F1 की जगह मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, P1 A1, और डेल्टा X1 की जगह क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, V1 इंटू डेल्टा T। ले जी, दिस इज द वर्क डन फॉर द अपर पोर्शन ऑफ द पाइप। ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने वर्क डन निकाल लिया फॉर द अपर पोर्शन ऑफ द पाइप। अब हेडिंग क्या बनेगा, अब सर हेडिंग बनेगा वर्क डन फॉर द लोअर पोर्शन ऑफ द पाइप, वर्क डन फॉर द लोअर पोर्शन ऑफ द पाइप। सो वर्क डन फॉर द लोअर portion of pipe, work done for the lower portion of pipe। तो वंस अगेन हम जो वर्क का फॉर्मूला है मेरे बेटे वो यूज करेंगे, वो क्या होता है, W इज इक्वल्स टू FD cos of थीटा। अब चूंकि ये लोअर पोर्शन है तो W2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, D डेल्टा X2 हो जाएगा और कोस ऑफ थीटा। अब हमें थीटा डिसाइड करना है और कोस की बात करना है। इधर आओ सारे, लोअर पोर्शन में फ्लूइड आना चाह रहा है बाहर की तरफ, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का इधर है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किस तरफ है, ऑपोजिट। तो थीटा क्या है, ऑपोजिट एंगल, दैट इज दी 180 डिग्री। और कोस 180 डिग्री क्या होता है, थीटा हमारे पास लोअर पोर्शन में सर 180 है, और कोस 180 डिग्री इक्वल्स टू होता है -1 के, किसके इक्वल होता है, -1। तो सर हमारे पास जो वर्क है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, W2 इज इक्वल्स टू -F2 डेल्टा X2। ये माइनस आ गया, और ये माइनस किसकी वजह से आया, ऑपोजिट डायरेक्शन, एंगल 180 डिग्री। अब फिर से सेम, अब हमें ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो देखो सारे, F1 बराबर था P1 A1 के, तो F2 किसके बराबर होगा, P2 A2। डेल्टा X1 बराबर था V1 डेल्टा 2, तो डेल्टा X2 क्या होगा। तो सिमिलरली अब हमें काम करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम पिछला काम कर लेते हैं नेक्स्ट आसान हो जाता है। तो F2 क्या है हमारे पास, P2 A2
और डेल्टा x2 की जगह क्या आएगा v2 डेल्टा t। ले जी ये भी वर्क निकल आया किसके लिए, फॉर दी लोअर पोर्शन। मैं इक्वेशन को नाम दे रहा हूँ 1 और यहाँ पे नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा अब टोटल वर्क डन निकाल लो, जो ऊपर भी किया और नीचे भी किया, वो टोटल वर्क डन क्या निकलेगा, W1 प्लस W2। अब सर W1 क्या निकला हुआ है हमारे पास, P1 A1 V1 डेल्टा T, ये इक्वेशन 1 के अंदर। और W2 क्या निकला हुआ है, P2 A2 V2 डेल्टा T, ये माइनस में है तो इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, P2 A2 V2 डेल्टा T। ये टोटल वर्क डन हम निकालना चाह रहे हैं, टोटल वर्क डन हम निकालना चाह रहे हैं। अब हमने प्रीवियस लॉन्ग क्वेश्चन में क्या किया था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो हमें पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 इज इक्वल्स टू AB। तो हम यहाँ पे A1 V1 और A2 V2 नहीं लिखते, हमारे पास जब एक चीज़ है कि ये तो सेम ही रहेगा तो हम W को अब किस शेप में देते हैं, P1 AV डेल्टा T माइनस P2 AV डेल्टा T। अब हमने 1 1 और 2 2 का जो ख़त्म ही कर दिया सिलसिला, क्योंकि वो सेम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।